Hello and welcome to my video blog. This is Abhinav Prakash. मैंने अपना पहला वीडियो ब्लॉग कृषि कानून पे बनाया था जो कि इंग्लिश में था और उस पे जो फीडबैक मिला उसके बाद मुझे लगा कि हिंदी में भी एक वीडियो बनाना चाहिए। दरअसल जो हम किसानों का विरोध देख रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द जो चर्चा देख रहे हैं मीडिया में, टीवी में, अखबारों में, वो इसी के आसपास घूम रही है कि किसानों की क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, कौन सा कंसेशन सरकार दे रही है, किसान उसको क्यों नहीं मान रहे हैं। लेकिन इस पूरी जो डिबेट जो चल रही है, जो चर्चा हो रही है, इसमें जो बिग पिक्चर है, जो बड़ी पिक्चर है, उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसका डायनेमिक्स क्या है। मुझे लगा कि हमें इस मुद्दे पे भी थोड़ी बात करनी चाहिए। ये जो 3 कानून कृषि के पास हुए हैं, ये हैं क्या, ये करते क्या हैं। पहला कानून जो है वो एपीएमसी की मोनोपोलीज को खत्म करता है। मतलब पहले किसान को अगर अपना अनाज बेचना होता था तो उसे एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की मंडी में जाके जो है अपना अनाज बेचना होता था और ये सरकारी मंडियां होती थी। लेकिन अब इस कानून के आने के बाद किसानों को इस बात की फ्रीडम है, छूट है कि वो अपना अनाज किसी को भी बेच सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी खरीदना चाहे बेच सकते हैं सीधे। अगर कोई व्यापारी खरीदना चाहे उसको बेच सकते हैं। उनके साथ वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि चाहे वो कंपनी उनके खेतों से उसको उठा के ले जाए या आप उसको जाके उसके गोदाम में जाके बेचें। जैसी आपकी मर्जी हो, जैसी आपकी इच्छा हो, किसान वैसा कर सकते हैं। दूसरा कानून जो है वो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की फ्रीडम देता है कि किसान अगर चाहें तो कंपनी के साथ, किसी कॉरपोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जिसमें वो क्या उगाएंगे, वो किस दाम पे बिकेगा, किस समय उसको डिलीवर करना होगा, उस सब का डिटेल होगा और आप उस तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप जो है अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके के हो सकते हैं। किसी में हो सकता है कि कंपनी आपको इनपुट्स प्रोवाइड करे, किसी में हो सकता है कंपनी केवल ये गारंटी दे कि हम इस चीज को खरीदेंगे आपसे। तीसरा कानून जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को डायलूट करता है। जैसे कि पहले अगर थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ती थी किसी चीज की, चाहे प्याज हो, चाहे अनाज हो, चाहे तेल हो, चाहे दाल हो, तो राज्य सरकारें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन्वोक करती थी और कहती थी जो होर्डिंग है, जो व्यापारी, जो ट्रेडर होर्डिंग कर रहा है उसको रिलीज करे, नहीं तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यहाँ ये जानना आवश्यक है कि इन तीनों कानून का सोर्स क्या था, इनका उद्भव क्या था, ये तीनों कानून आखिर बने क्यों थे। अगर एपीएमसी की बात करें हम, तो एपीएमसी का जो ओरिजिन है, जो उद्भव है, वो अंग्रेजी शासन काल में जाता है। जिस समय ब्रिटेन भारत पे हुकूमत कर रहा था तो उसे भारत के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थे, उसको एक्सट्रैक्ट करने की उसको आवश्यकता थी ताकि वो उसको ब्रिटेन भेज सके, वहां की मिलों में भेज सके, वहां के बाजारों में भेज सके। इसीलिए सरकारी मंडी का जो कॉन्सेप्ट है, आधुनिक कॉन्सेप्ट जो भारत में लागू हुआ, वो अंग्रेजों ने शुरू किया। ये बिरार में शुरू हुआ था जब सरकार ने सरकारी मंडी बनाई कपास की खरीद के लिए, ताकि जो किसान है वो अपना कपास सिर्फ उसी मंडी में जाके बेचे और वहां के अंग्रेज मिडिलमैन को बेचे ताकि वो कपास लंदन की मिलों में जा सके। दूसरा कानून जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये भी अंग्रेजी हुकूमत में शुरू हुआ था, बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। गांधी जी का चंपारण मूवमेंट सब लोग जानते हैं। उसका जो हमारा अनुभव था वो बहुत ही बुरा था क्योंकि उस समय एक विदेशी सरकार थी भारत में, उसको कोई कंसर्न नहीं था, वो इनडिफरेंट थी, कोई नियम कानून नहीं थे। जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो अ, जो प्लांटेशन कंपनीज थी, जो अंग्रेज के जो एजेंट्स थे, वो मनचाहा व्यवहार करते थे। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में एक बहुत ही निगेटिव चीज बन के रह गई अंग्रेजी हुकूमत के कारण और उसके बाद हमने इसको कभी छूने की हिम्मत नहीं दिखाई। तीसरा कानून जो आपका प्राइस कंट्रोल का आता है, इसकी रूट तो बहुत पहले तक जाती है। अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसके बारे में पढ़ाया जाता है आपको किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में, कि उसने प्राइस रेगुलेशन किया था, प्राइस कंट्रोल किया था, मार्केट को बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट रखता था ताकि जनता का बहुत भला हो और उनको सस्ते में सामान मिल सके। लेकिन आपको जो नहीं बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मोटिव था प्राइस कंट्रोल लागू करने का,
वो ये था कि जो दिल्ली और अलग गैरिसन जो टाउन्स बन रहे थे, वहां पे जो बाहर से आके टर्क्स बस रहे थे, क्योंकि उस समय इस्लामिक इन्वेजन हुआ था भारत का। टर्क्स सेंट्रल एशिया से भारत में आके बस रहे थे। अधिकतर शहरों में ही बसते थे, गैरिसन टाउन्स होते थे। तो उनको जो है, अनाज जो है, वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल सके, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्राइस कंट्रोल किया था। और ये प्राइस कंट्रोल इतना स्ट्रिक्ट था कि जो आपका जो पेजेंट्री थी, जो किसान वर्ग था, वो पूरा बर्बाद हो गया था, क्योंकि आपने कीमतें बढ़ने नहीं दी। आप बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर रहे हो किसान से कि वो जो विदेशी तुर्क भारत में आके बस रहे हैं, उनको आप सस्ते में अनाज उपलब्ध कराओ। उसके बाद प्राइस कंट्रोल अपना अलग अलग पॉलिसी में चलता रहा। लेकिन जो आधुनिक प्राइस कंट्रोल की बात होती है, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात होती है, इसका जो ओरिजिन आता है वो विश्व युद्ध के समय आता है, जब बहुत ही ज्यादा स्कार्सिटी थी। भारत को भी विश्व युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा था, अंग्रेजों ने अपने साथ खींच लिया था। तो उस समय भारत में रिसोर्सेस डाइवर्ट हो रहे थे, प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया था, एक स्कार्सिटी थी। और अंग्रेजों के शासनकाल की अगर बात करें 200 साल की, तो वो तो पूरा भुखमरी और अकाल का ही 200 साल था। तो उस समय ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो प्रीकर्सर था वो आया था, ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके, एक लिमिट के आगे जो है महंगाई ना बढ़ने पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने इन चीजों को आजादी के बाद भी क्यों कायम रखा, क्यों लागू रखा। भारत की कृषि में बड़ा परिवर्तन आता है ग्रीन रेवोल्यूशन के समय। भारत की हालात बहुत खराब थे, जहां तक फूड सिक्योरिटी की बात है। 60 का दशक तो बहुत ही ज्यादा बुरा दौर था भारत के लिए। चीन से युद्ध हुआ था, बुरी तरह पराजय हुई थी। 2 साल लगातार अकाल पड़ा था। और उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था। भारत का काफी नुकसान हुआ था, भले हम जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन हमारी इकॉनमी को बहुत धक्का पहुंचा था उससे। उस समय जो कंसर्न था सरकार का कि हम फूड प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाएं, ताकि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, ताकि हमें कोई देश, उस समय खासतौर पे अमेरिका, हमें ब्लैकमेल ना कर सके कि आपको अनाज की मदद चाहिए, तो आप ये हमारे काम करो, या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इन चीजों पे इस तरीके से वोट करो। तो उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, और उसका एक महत्वपूर्ण पैकेज था कि हम किसानों को इंसेंटिवाइज करें। जैसे कि हमने फोकस किया गेहूं और चावल पे, और सरकार ने फोकस किया पंजाब पे खास तौर पे। हरियाणा पे भी था, वेस्टर्न यूपी पे भी था, लेकिन पंजाब पे सेंट्रल फोकस था। तो उस समय यह आवश्यकता थी कि किसान जो उगा रहा है, उसको हम कहें कि आप गेहूं उगाइए, आप चावल उगाइए, और हम गारंटी देते हैं कि हम इसको आपसे खरीदेंगे। हम आपसे कहाँ खरीदेंगे? एपीएमसी में खरीदेंगे, सरकारी मंडी में खरीदेंगे, जहां पे आप आके बेच सकते हो। और आप इस फसल को बिना किसी डर के उगाएं, इसलिए हम आपको एक एमएसपी भी दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दे रहे हैं, ताकि आपको इस बात की चिंता नहीं हो कि आप जो उगा रहे हैं वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, या अगर कम दामों पे ना बिक जाए। तो सरकार ने एमएसपी को, एपीएमसी का जो ये मॉडल था, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पिलर बनाया था। और उस समय इसकी आवश्यकता थी, अगर देखा जाए तो किसानों को सस्ती बिजली देना, सस्ता पानी देना, उनको प्रोत्साहित करना कि आप ये फसलें उगाएं, इसकी आवश्यकता थी फूड सिक्योरिटी के लिए उस समय। लेकिन उस समय जो सही था, क्या वह आज के लिए भी सही है? इसके बारे में विचार करना आवश्यक है। देखिए, भारत की जो फूड पॉलिसी है, भारत की फूड पॉलिसी के 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन इतनी मात्रा में हो कि हमारे पास अनाज की कमी ना पड़े, फूड की शॉर्टेज ना हो। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो रहा है कि जो हमारा किसान है, उसको उसकी फसल की अच्छी कीमत मिले, उसकी इनकम में बढ़ोतरी हो, उसके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी जनता है, उसे सस्ते दामों पे अनाज उपलब्ध हो सके। तीनों ही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत अच्छे हैं सुनने में,
और कोई भी इसमें कमी नहीं निकाल सकता है, और कोई कमी है भी नहीं तीनों ऑब्जेक्टिव्स में। लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है कि ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स एक साथ कभी भी पूरे नहीं हो सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन देम साइमल्टेनियसली। ऐसा क्यों? जब आप फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अब गेहूं और चावल, क्योंकि वो मुख्य फसल थी तो उसी की बात करते हैं। आप गेहूं का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाह रहे हैं, बम्पर क्रॉप हो रही है उसकी, सप्लाई ज्यादा होगी, कीमतें नीचे आएंगी। और जब कीमतें नीचे आएंगी तो आपका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि किसान को अच्छी कमाई हो सके, उसमें समस्या उत्पन्न होगी। और अगर आप किसान की कमाई को बचाने के लिए फिर एमएसपी देते हैं, जो देते रहे हैं। एमएसपी क्या है कि आप आर्टिफिशियली प्राइस को हाई कर रहे हैं। जितनी बाजार में उस चीज की कीमत होनी चाहिए, आप उससे ज्यादा उसको फिक्स कर रहे हैं। जब आप उसको ज्यादा फिक्स करते हैं तो क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, क्योंकि फिर अनाज की कीमत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो आपका जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि जनता को अनाज सस्ते दामों पे उपलब्ध हो, वो फेल होने लगता है। और अगर आप इसको एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहें तो आपका दूसरा अचीव नहीं होता है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो भारत में ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें किस ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी मिली, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमको एक अपना बफर स्टॉक बनाना है, उसको हम जो है प्रायोरिटी दें कि किसानों की जो मांग है कि उनको ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले, उसको हम वरीयता दें। या हम जो जनता है कि उसको सस्ते दामों पे अनाज मिले, उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दें। जब आप एमएसपी हाई करते हैं तो और ज्यादा प्रोडक्शन होता है गेहूं का, क्योंकि कीमतें अच्छी हैं, मार्केट से काफी ऊपर हैं, तो किसान और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, कीमतें उतनी ज्यादा कम आएंगी। फिर आपको फिर एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा उस पर। तो ये तो एक साइकिल बन गई है, इसमें एक ट्रैप में लोग फंस चुके हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वरीयता किसे मिली, तो आप पाएंगे कि जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था, जो किसानों का मुद्दा था, जो किसानों की इनकम का मुद्दा था, कि उनको एक अश्योर्ड प्राइस और एक अश्योर्ड प्रॉफिट मिले, उसको प्रायोरिटी दी गई। और आपकी पूरी एग्रीकल्चरल जो पॉलिसी है, जिस तरह से सरकारें इसको बनाती रही हैं आज तक, उसमें सिर्फ किसानों को ही केंद्र बिंदु में रख के बनाया गया। आप सोचेंगे इसमें गलत क्या है? क्या भारत की अधिकांश जनता खेती पे निर्भर नहीं है? क्या हम किसानों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सबसे पहली बात, भारत की अधिकांश जनता आज की तारीख में खेती पे निर्भर नहीं है। 40% से कम आबादी खेती के क्षेत्र पे निर्भर है। और उस 40% में भी सभी किसान नहीं है। उसमें वो लोग हैं जो एलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या है जो मजदूर है, जो भूमिहीन मजदूर है गांव का, उसकी बहुत बड़ी संख्या है। किसान गांव का और एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक हिस्सा भर है। किसान पूरा गांव नहीं है, किसान पूरा कृषि का क्षेत्र नहीं है। भारत में किसानों की आबादी मुश्किल से 10-11% है। और उसमें से भी 86% तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास इतनी जमीन ही नहीं है कि उससे उनका साल भर का काम चल सके। या तो वो कुछ और काम करते हैं या मजदूरी करते हैं। वो आखिरी में उनको भी बाजार से ही अनाज खरीदना पड़ता है अपना काम चलाने के लिए। सो दे आर नेट बायर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। और जब आप किसानों को केंद्र में बिंदु रख के सारी पॉलिसी बनाते हैं, तो अब बाकी जो क्लासेस हैं उनको नजरअंदाज करते हैं। आप किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए एमएसपी ज्यादा देते हैं, तो उससे महंगाई बढ़ती है। तो उससे सिर्फ शहरों का नुकसान नहीं होता है कि शहर की जनता को महंगा अनाज मिल रहा है, या शहर में जो गरीब रहता है उसको नुकसान हो रहा है। इससे गांव की ही अधिसंख्य जनसंख्या को नुकसान होता है। अनाज महंगा होगा, किसानों का हो सकता है फायदा हो। किसानों में भी किसको फायदा होगा? जो मिडिल और रिच फार्मर है, क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल को तो फायदा होना नहीं है उसका। उसके पास तो इतनी उपज ही नहीं है, उसको तो आखिरी में जाके बाजार से ही खरीदना पड़ता है
अगर पूरे साल भर के उसकी कंजम्पशन की बात करें तो आप जब एमएसपी ज्यादा देते हैं तो गांव का ही जो भूमिहीन मजदूर वर्ग है, जो बहुत बड़ी संख्या में भारत में जो है लैंडलेसनेस बहुत हाई है, उनको बहुत नुकसान होता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का नुकसान होता है और बाकी तबकों का भी नुकसान होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर एमएसपी हम क्यों दे रहे हैं जब ये देश की अधिसंख्य जनसंख्या को नुकसान पहुंचा रहा है? और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ महंगाई के कारण नुकसान पहुंच रहा है। जैसे हमने कहा कि एमएसपी अगर ज्यादा होता है तो उस क्रॉप का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। तो अभी भारत में हालत क्या है कि गेहूं और चावल का उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा है कि जितना उसका डिमांड नहीं है आज की तारीख में, जितनी उसकी खपत नहीं है। जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका जो बफर स्टॉक है वो जितना होना चाहिए उससे 2.5 गुना ज्यादा है करीब। उसमें हम करीब हर साल उस एक्स्ट्रा स्टॉक को, जिसकी आवश्यकता नहीं है भारत को, मेंटेन करने के लिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हम जो है खर्च करते हैं। सोचिए इतना पैसा किसी और काम में लग सकता है। हो सकता है किसानों को सीधे कैश ट्रांसफर ही कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो पैसा उस अनाज पे जा रहा है जो गोदामों में सड़ता है। और क्यों? क्योंकि एमएसपी हाई है तो किसानों के पास एक गलत इंसेंटिव है ज्यादा प्रोड्यूस करने का, उन्हीं फसलों को प्रोड्यूस करने का, जिसके कारण पूरे देश का जो पैसा है, जो रिसोर्सेस है, वो बर्बाद हो रहा है। दूसरा, एमएसपी के कारण क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो खेती का पैटर्न है वो नष्ट हो चुका है। जहां जिस पंजाब में पहले कई तरीके की फसलें उगाई जाती थी, ज्वार, बाजरा और तरीके की खेती होती थी 60 के दशक में, 70 के दशक में भी, आज आप वहां जाएंगे तो सिर्फ गेहूं के, चावल के मैदान दिखते हैं आपको। पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। और पंजाब में चावल की खेती हो रही है, आप ये सोच सकते हैं। और क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे एपीएमसी अच्छे से काम कर रहा है, वहां पे बहुत स्ट्रांग सरकार ने कर रखा है, क्योंकि 60s के समय से ही वो चला रहा है। वहां पे आपका एक एमएसपी है जो मार्केट प्राइस से ज्यादा है, जितनी असली कीमत होनी चाहिए चावल की आपकी, उससे ज्यादा कीमत मिल रही है। तो किसानों को उसमें प्रॉफिट दिखता है तो उसको पैदावार करते हैं। लेकिन पंजाब जो है कम पानी का इलाका है, ये हम क्यों भूलते हैं? पंजाब है, हरियाणा है, ये सब एरिड रीजन्स हैं। ये बंगाल की तरह, उड़ीसा की तरह पानी से भरे हुए इलाके नहीं है। और चावल की खेती में पानी बहुत लगता है, धान की खेती में। तो जो धान की आपकी खेती हो रही है पंजाब में, उसके कारण पूरे इलाके का वाटर टेबल खत्म हो रहा है, पानी की बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो रही है। और ऐसा इतनी बुरी हालत है उत्तर भारत में पानी की कि ऐसा मानना जा रहा है कि अगले 30-40 साल में पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र सूखाग्रस्त होगा। मुख्य कारण है खेती। खेती में भी मुख्य कारण है गलत तरीके की खेती। उसका मुख्य कारण है गलत तरीके की जो नीतियां, जो एमएसपी की नीतियां हैं, जो एपीएमसी की नीतियां हैं, उनके कारण ये गलत इंसेंटिव हो रहा है। तो आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्यों? हम जानते हैं, सब कोई जानता है कि ये गलत हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं, सरकार भी जानती है, राज्य सरकारें भी जानती हैं, सारी कमिटीज भी जानती हैं, सारे एक्सपर्ट्स भी जानते हैं, किसानों की यूनियन भी जानती है कि ये सही नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत की जो आबादी है आज की तारीख में, अगर सेंसस का डेटा देखें तो आपको लगेगा कि असली भारत अभी भी गांव में रहता है। ये भारत में शहरी आबादी 35% है, 37% है, इसी के आसपास वो घूमता रहता है। लेकिन सेंसस का जो डेटा है, उसका जो एस्टिमेशन है, उसका जो डेफिनेशन है गांव और शहर का, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो ही गलत है, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। और ये सब हम सब जानते हैं। हम अपने अगल बगल अगर देखें इस चीज को, आप दिल्ली जैसे शहर में जाएं तो दिल्ली में भी आपको गांव मिल जाएंगे, शहर के बीच में, लाल डोरा क्षेत्र बोलते हैं इसको। जैसे बेरसराय हो गया, कोई शाहपुर जाट हो गया, कोई यहाँ पे हो गया, उसको पेरी अर्बन मान लिया जाता है। या दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, उनको अर्बन नहीं माना जाएगा, पेरी अर्बन मान लिया जाएगा। जबकि है वो पूरे के पूरे शहर। वहां की आबादी खेती पे भी डिपेंडेंट नहीं है मुख्य तौर से। आप यूपी के शहर में चले जाइए,
लखनऊ चले जाइए, उसके आगे अयोध्या चले जाइए, आगे उसके गोरखपुर चले जाइए। ये शहर पिछले 10-15 साल में इतनी तेजी से बढ़े हैं कि उनके अगल-बगल के जो गांव थे वो उनके अंदर आ चुके हैं और पूरी तरह से शहर की तरह हो चुके हैं। वहां की आबादी का जो व्यवसाय है, जो प्रोफेशन है, वो भी खेती नहीं रह गया है। लेकिन आज भी वो इलाके ग्राम पंचायत में आते हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है गांव के तौर पे। तो भारत में जो शहरी आबादी है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है और जो गांव की आबादी को ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है। कई स्टडीज हैं, उनका मानना है कि भारत की शहरी आबादी 50% से ज्यादा है आज की तारीख में। एक कुछ स्टडीज का तो मानना है कि 64% है। भारत की असली शहरी आबादी 64% है, मतलब असली भारत शहर में रहता है, गांव में नहीं रहता है। हम माइग्रेशन का डेटा काउंट नहीं करते हैं। आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं वो नोएडा में रह रहे होंगे, गुड़गांव में रह रहे होंगे, 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड अभी भी गांव में है। उनसे पूछिए परमानेंट एड्रेस कहाँ है, तो गांव में है, लेकिन इफेक्टिवली वो शहर के निवासी हैं। हो सकता है साल में एक बार जाते हो सकता है कुछ महीनों में एक बार घुमाते हो, अगर पास में थोड़ा घर हुआ तो। बहुत से होते हैं, आप दिल्ली में ही देख लीजिए, गाजियाबाद में देख लीजिए, उनका घर 50 किलोमीटर किसी गांव में होता है। वो हफ्ते के 7 दिन, 7 में से 6 दिन नहीं रहते, एक दिन घर चले जाते हैं, या वो महीने में एक बार चले जाते हैं घर। वो रह तो शहर में रहे हैं, लेकिन ये माइग्रेशन काउंट नहीं हो रहा है। तो भारत की शहरी आबादी बहुत ज्यादा है, गांव की शहरी आबादी कम है। लेकिन जो संसद में और जो विधानसभा में सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो आबादी के आधार पर होती हैं। तो ऑफिशियल एस्टिमेट क्या है कि गांव की आबादी ज्यादा है, शहरों की आबादी कम है। हकीकत उसके विपरीत है। तो गांवों के पास, जो ग्रामीण इलाकों में जो सीटों का एलोकेशन है वो ज्यादा है, मतलब उनके पास पॉलिटिकल पावर में जो दखल देने की क्षमता है गांव के इलाकों की वो ज्यादा है। तो किसी पार्टी को अगर चुनाव जीतना है तो उसको गांव की सीट्स जीतनी होती है। और गांव में किसको जीतना है तो किसके पास आपको जाना पड़ेगा? गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग कौन है? वो किसान होता है, खासतौर पे जो मध्यम या बड़ा किसान होता है, क्योंकि उसके पास जमीन है, उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, उसके पास सोशल पावर है, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी आती है। इसीलिए सारी राजनीतिक पार्टियां किसानों के सामने नतमस्तक रहती हैं। इसलिए नहीं कि किसान बहुसंख्यक हैं इस देश में, 10%, 11% आबादी है। उसमें से भी जो, अगर मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को निकाल दिया जाए तो 3-4% भी मुश्किल से होंगे। बड़े किसान तो 1-2% भी नहीं होंगे। लेकिन राजनीति में उन्हीं का प्रभाव रहता है, क्योंकि गांव में सीटों का एलोकेशन ज्यादा है जिसको वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए आप देखिए, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी पार्टी खुल के नहीं बोल रही है कि आपकी सारी मांगे गलत हैं, बेबुनियाद हैं, आप गलत मांग कर रहे हैं, आप वापस जाइए, क्योंकि उसके राजनीतिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पंजाब की बात करें, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है वो पंजाब में ही केंद्रित है, तो पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद गांव में संपन्नता आई, अच्छी संपन्नता आई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संपन्नता का, उस प्रॉस्पेरिटी का, उस संपन्नता का जो कारण था वो सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का था। फ्री बिजली है, फ्री पानी है। 60s 70s में तो आप मजदूरों को क्या दे रहे हैं वेज, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, कोई नियम कानून नहीं होता था। तो डंडे मार के भी काम करा लो, कम पैसे दे के भी काम करा लो, सब चलता था, आज भी चलता है। और एपीएमसी और एमएसपी उसका मुख्य एक आधार था। तो पंजाब के जो किसान हैं, जो बड़े किसान हुए, जो मध्यम वर्गीय किसान हुए, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसका आधार यही सरकार का सपोर्ट है, जिसको वो जाने नहीं देना चाहती। दूसरी बात है कि उसके 60 के दशक के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पंजाब में, उस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, एक नए तरीके के किसान वर्ग का उद्भव होता है, राइज होता है, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट फार्मर्स, पूंजीवादी किसान। अब आप सोचेंगे कि किसान और पूंजीवादी, भाई पूंजीवादी तो अडानी और अंबानी होता है, किसान कैसे हो सकता है? लेकिन यहीं पे हम गलती करते हैं, क्योंकि पूंजीवाद या कैपिटलिज्म इज अबाउट रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इट्स नॉट अबाउट स्केल ऑफ प्रोडक्शन।
ये आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी तभी पूंजीवाद होगा। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है उस पर निर्भर करता है। तो ये कैपिटलिस्ट फार्मर्स कैसे हुए, ये किसान किसान पूंजीवादी किसान क्यों हुए? क्योंकि इनके पास जमीन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी मशीन भी होती है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके पास है। आप उस पर काम करवाते हो वेज लेबरर से, ये बहुत बड़ी बात है, वेज लेबरर से, परंपरागत लेबर से नहीं, जो पहले जाति व्यवस्था में होता था कि ये जाति ये काम करेगी, वो जाति वो काम करेगी, वाला लेबर नहीं। आप वेज लेबर से काम करा रहे हो, वो जजमानी और वाला व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, वो टूट गई। आपके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, आप उसके ओनर हो, आप वेज लेबर से काम करवा रहे हो, आपका मोटिव प्रॉफिट है, आप पूंजीवादी किसान हो। और ये जो नया तबका उभरा 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक में, उसके बाद में, इसमें से एक तबका एक और उभरा जो काफी संपन्न हो गया, काफी अमीर हो गया। और किसी को दुख नहीं है कि अमीर किसान है, किसान अमीर होने चाहिए, हम सब मानते हैं। लेकिन ये जो संपन्न किसान हुआ, अब वो किसानी में भी नहीं रह गया। अब वो अपनी जमीन को रेंट करने लगा, वो रॉन्टियर क्लास बन गया। फिर वो मंडियों में जाने लगा, वो बिजनेसमैन बन गया, वो ट्रेडर बन गया, वो मनी लेंडर बन गया, वही अड़हतिया है, वही मिडिल मैन है। अब इस तरीके को डर है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा, तो उसका जो आधार था वो हिल जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो फार्मिंग की प्रैक्टिस है वो सस्टेनेबल नहीं है। उनको पता है कि जिस तरीके से वो अनाज को उगा रहे हैं, बहुत केमिकल डाल के, बहुत ज्यादा एक्सेस यूज करके सारे रिसोर्सेस का, वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर उनको उसकी कीमत उस चीज की देनी पड़ जाए, अगर बिजली का बिल भरना पड़ जाए, पानी का बिल भरना पड़ जाए सही में जो कीमत होनी चाहिए, तो उनकी फार्मिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो वो चाहता नहीं है परिवर्तन करना, वो अपने आप के अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव करना भी नहीं चाह रहा है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। वो ये भी नहीं चाह रहा है कि सरकार का सपोर्ट खत्म हो जाए। और दूसरा उसको डर है कि जो हमारा कंट्रोल है गांव की इकोनॉमी पे, क्योंकि हम एपीएमसी को कंट्रोल करते हैं, हम कोऑपरेटिव्स को कंट्रोल करते हैं, हम वही लीवर्स ऑफ पावर होते हैं, उसी से पैटर्नेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी से राजनीति चलती है। वो अगर बड़ी कंपनी के आने से या किसी कॉरपोरेट के आने से अगर वो आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, या कंपटीशन में टिक नहीं पाया, तो हमारी जो सोशल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, वो कम हो जाएगी। और यही वर्ग जो है इस किसान प्रोटेस्ट को, इसकी अगुवाई कर रहा है। ये कैपिटलिस्ट फार्मर्स वर्सेस बिग फार्मर, बिग कंपनी की लड़ाई है। ये किसान वर्सेस अडानी अंबानी की लड़ाई नहीं है। इनफैक्ट बाकी जो गांव की जनता है उसको तो बेनिफिट होगा। अभी क्या होता है, जो आपका छोटा किसान होता है, मार्जिनल फार्मर होता है, वो थोड़ा बहुत अनाज उगा पाता है, उस पर एपीएमसी में जाके बेचता है। एपीएमसी में तमाम तरह के उसको जो है रिश्वतें भी देनी पड़ती हैं, तमाम तरीके का हरासमेंट भी होता है, थोड़ा बहुत दाम मिल जाता है, लेकिन उसका कोई बहुत प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि इसका जो उपज है वही बहुत कम है। उसको अपना अनाज लेके जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है, तमाम तरीके के उसके खर्चे होते हैं, उसको कोई फायदा नहीं है इस व्यवस्था से। तभी आप देखें गांव में इतनी गरीबी है। आप कहेंगे कि गांव के पास राजनीतिक पावर ज्यादा है, संसद में सीट ज्यादा है, विधानसभा में सीटें ज्यादा है। अगर गांव जो है डिस्प्रोपोर्शनेटली पावरफुल है, तो गांव में विकास क्यों नहीं हुआ? विकास इसलिए नहीं हुआ कि गांव का जो तबका पावरफुल है, और उस तबके में भी जो जीतता है चुनाव, जो कंट्रोल करता है पॉलिटिकल प्रोसेस को, उस वो तो संपन्न है, लेकिन उसको बाकियों से मतलब नहीं है। ये जो इंटरमीडिएटरी का जो बात आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये एपीएमसी की बिचौलियों की बात नहीं है, ये भारत की राजनीति की भी बिचौलियों की बात है। कि सरकारी नीति लागू होगी तो कैसे होगी? ग्राउंड पे होगी। ग्राउंड पे कौन वहां बैठा है सरपंच बन के, कौन वहां लोकल नेता है, कौन वहां लोकल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दबंग व्यक्ति है। जब वही नहीं चाहता है विकास होगा तो कैसे विकास होगा? उसका विकास तो हो रहा है, वो तो संपन्न है। तो ये जो बड़ी पिक्चर है किसान प्रोटेस्ट की, इसको समझने की आवश्यकता है। वो ठीक है कि आपका जो है किसान ये मांग रहे हैं, सरकारी देना चाह रही है, वो चर्चा भी आवश्यक है कि डे टू डे क्या हो रहा है। लेकिन जो वाइडर पिक्चर है उसको भी समझना चाहिए, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको भी समझना चाहिए। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी ना सुनी जाए, या उनके लिए कुछ ना किया जाए? क्या
क्योंकि वो संपन्न है या अमीर हैं तो उनको हम किनारे कर दें। नहीं, ऐसी बात नहीं हो रही है। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि किसान जो है अल्पसंख्यक है इस देश में, बहुत कम आबादी है किसानों की इस देश में, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बात को हम नहीं सुनेंगे। लोकतंत्र में सबकी बात को सुनना चाहिए, सबके कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए और सरकार कर भी रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गलत बातों को माना जाएगा। एमएसपी की बात गलत है, पूरी तरह गलत है। एमएसपी तो प्राइवेट सेक्टर को एमएसपी देना तो क्या, सरकारी एमएसपी भी बंद होना चाहिए धीमे-धीमे, ताकि लोग एडजस्ट कर सके, इसलिए धीमे-धीमे बंद होना चाहिए, ताकि जो क्रॉपिंग का पैटर्न है, जो डिस्टॉर्शन है, वो सही हो सके। प्राइस श्योरिटी की जगह इनकम श्योरिटी दीजिए। 6,000 की जगह पीएम किसान में 16,000 देना शुरू कर दीजिए, लेकिन एमएसपी को बंद करिए। जो फ्री का पानी मिल रहा है, जो फ्री का बिजली मिल रहा है, वो कम करिए। उसके कारण रिसोर्सेस की बर्बादी हो रही है, उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा आने वाले दशकों में। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप गाँव के लिए मत करिए, किसानों के लिए मत करिए। लेकिन जो गलत बात है, उसको कहने की क्षमता राजनीतिक पार्टियों में होनी चाहिए, जो अभी नहीं है। और वो इसीलिए नहीं है क्योंकि सीटों का एलोकेशन भारत की डेमोग्राफिक रियलिटीज को नहीं दर्शाता है। इसलिए मांग होनी चाहिए कि अगला डिलिमिटेशन जो भारत का हो, गांवों की सीटें कम की जाएं विधानसभा की, गांव की संसद की सीटें कम की जाएं, शहरों की बढ़ाई जाएं, ताकि शहरों पर ध्यान दिया जा सके, जहां पे आज 50 से 60% आबादी भारत की रहती है और जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप इसके बारे में सोचिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं। धन्यवाद।